औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से, जिसका नाम है लाइजोसोम। लाइजोसोम जो है ये बहुत ही अहम टॉपिक है और बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना और इसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। तो लाइजोसोम जो है इसको हम बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली ऑर्गेनेली है, जिस तरह से दूसरी ऑर्गेनेली पाई जाती हैं। कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दूसरी ऑर्गेनेली से मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है। मार्फोलॉजी से मुराद ये शक्लो सूरत के लिहाज से, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिहाज से ये दूसरी ऑर्गेनेली से क्या है, डिफरेंट होती है। अब ये डिस्कवर किसने की थी? ये साइंटिस्ट है डी डाउस ने 1949 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। अब जो लाइजोसोम है इसके मतलब क्या है, मतलब इसका नाम लाइजोसोम रखा गया तो इसका नाम किसी वजह से रखा गया होगा, कुछ फंक्शन की वजह से रखा होगा जो ये परफॉर्म करता है। तो लाइजोसोम जो है लाइसो से लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है। लाइजो का लफ्ज़ जो है वो लाइसिस है और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग करना, ब्रेक डाउन करना, यानी ये किसी चीज़ को तोड़ देता है। सोमा, सोम्स, सोमा और सोमा का मतलब होता है बॉडी या कोई ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि किसी भी जानदार को या सेल को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देती है। इसका नाम है लाइजोसोम। ठीक है, ये तमाम यूकेरियोटिक सेल में पाई जाती है, जितने भी यूकेरियोटिक सेल उनमें लाइजोसोम पाया जाता है। इसके अलावा ये सेल का प्रोटेक्टिव सिस्टम समझा जाता है। प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या है? जिस तरह से आपको पता है जब हमारी बॉडी में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या कोई भी बैरूनी जानदार दाखिल होने की कोशिश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है। हमारा इम्यून सिस्टम जब उसको डिटेक्ट करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है और आखिरकार उस बैरूनी वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी जानदार को जो दाखिल होने की कोशिश कर रहा है उसको क्या कर देता है, मार देता है, किल कर देता है। यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है बैरूनी जानदारों से। इसी तरीके से हमारे हर सेल के अंदर भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो कि सेल के बाहर पाए जाने वाले जानदारों से, बैक्टीरिया से, वायरस या किसी भी जानदार से जो सेल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, सेल के अंदर जाकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये उससे प्रोटेक्ट करेगा। कौन प्रोटेक्ट करेगा सेल के अंदर? लाइजोसोम। इसका मतलब ये है कि सेल का जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो कौन बना रहा है? वो लाइजोसोम बना रहा है। ठीक है, यही मैंने बताया वो नीचे। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट ऑन एंट्री इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय द लाइजोसोम, यानी कोई भी जानदार जब बॉडी सेल के अंदर दाखिल होता है तो हमारा जो लाइजोसोम है सेल का वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खा जाता है। इस अमल को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनेली है मोस्टली उन सेल के अंदर पाई जाती है जो कि फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं। अब उसके बाद अब हमारे माइंड में ये सवाल अक्सर आता होगा कि लाइजोसोम में ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है जो कि बैक्टीरिया वायरस को तबाह कर देती है। अब मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। जैसा कि हमें पता है, हम जानते भी हैं, हम ये सुनते भी हैं कि अगर हमने किसी दुश्मन को तबाह करना है, हमने किसी दुश्मन को तबाह करना है तो हमें उसकी कमज़ोरियों का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फ़लाँ उसकी कमज़ोरी है, उसको अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो लाइजोसोम है इसके पास कुछ एंजाइम हैं। वो एंजाइम क्या करेंगे? बैक्टीरिया या वायरस की जो DNA है उसको डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते होंगे। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया का वायरस और वायरस का जो DNA है वो उसकी कमज़ोरी है। अगर किसी भी चीज़ ने उस बैक्टीरिया या वायरस के DNA को तबाह कर दिया तो समझ ले उसने बैक्टीरिया और वायरस को तबाह कर दिया। अब लाइजोसोम के पास ऐसे एंजाइम हैं जो कि बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी बैरूनी जानदार के DNA को तबाह कर सकते हैं। वो कौन से एंजाइम? उसका नाम है एसिड फास्फेटेज हैं एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये दो एंजाइम हैं आप कह लें हैं जो कि बैरूनी जानदार के DNA को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि किसी भी जानदार को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एंजाइम है बनते कहाँ पे? ये एंजाइम बनते हैं RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कहाँ जाते हैं? गोल्गी अपरेटस के पास जाते हैं। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था
ठीक है, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बनाता है, क्योंकि उसके ऊपर होते हैं राइबोसोम। वो प्रोटीन बनाएगा किस सूरत में, वेजिकल की सूरत में। वेजिकल जब गोल्जी अपरेटस के पास जाएंगे तो उसके साथ जाके जुड़ जाएंगे, तो आप इसको गोल्जी अपरेटस नहीं बल्कि गोल्जी कम्प्लेक्स कहना शुरू कर देंगे। आगे जाकर डायग्राम के जरिए मैं आपको सारा बताता हूँ। उसके बाद ये है कि ये फिर गोल्जी अपरेटस से जब प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद गोल्जी अपरेटस से भी ये खारिज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो तब इसको हम प्राइमरी लाइजोसोम कहना शुरू कर देते हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि प्राइमरी लाइजोसोम क्या है, तो इसका जवाब ये होगा कि जो एंजाइम है, जो प्रोटीन है, जो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल की सूरत में आते हैं और गोल्जी अपरेटस के फार्मिंग फेस के पास आके अटैच हो जाते हैं। वहाँ से उनकी प्रोसेसिंग होते वो जाती हैं किसके पास, मैच्योरिंग फेज़ के पास। और मैच्योरिंग फेज़ में प्रोसेसिंग के बाद वो बडीड ऑफ हो जाते हैं। जब वो बडीड ऑफ होते हैं गोल्जी अपरेटस से, तो उन वेजिकल्स को हम कहते हैं प्राइमरी लाइजोसोम। और प्राइमरी लाइजोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड एसिड फास्फाटेजेस एंजाइम। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम के जरिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऊपर वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और नीचे वाला क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है प्रोटीन बनाता है, क्योंकि उसके बाद राइबोसोम होते हैं, वो प्रोटीन बनाएगा। और जो प्रोटीन है ये वेजिकल की सूरत में मैंने बता दी है। ठीक है, ये वेजिकल की सूरत में, ठीक है, प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन आपको पता है एंजाइम ही होते हैं। ठीक है, एंजाइम आप प्रोटीन नेचर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बन रही है इसमें एसिड फास्फेटेज हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो प्रोटीन की सूरत में और छोटे छोटे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जिनको वेजिकल कहते हैं उनकी सूरत में अवेलेबल है। अब ये जो वेजिकल्स हैं, प्रोटीन यानी एंजाइम, ये जाएंगे गोल्जी अपरेटस के पास। तो ये मैंने बनाया है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस के पास के। अब गोल्जी अपरेटस का ये वाला फेज इसके साथ जाके जोड़ेंगे, उसको कहेंगे फार्मिंग फेज। और आस्ता आस्ता ये ट्रांसफर हो जाएंगे मैच्योरिंग फेज की तरफ। ये है मैच्योरिंग फेज। ठीक है, ये मैच्योरिंग फेज है और ये है फार्मिंग फेज। तो फार्मिंग फेज से जुड़ जाएंगे और आस्ता आस्ता मैच्योरिंग फेज की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे ये फार्मिंग से मैच्योर की तरफ जाएंगे, इनमें प्रोसेसिंग होती जाएगी, इनमें मॉडिफिकेशन होती जाएगी। और जब ये मैच्योरिंग फेज के बाद पहुंचेंगे, वहाँ से बड़ी टूट जाएगा। टूट के जो ये पहली स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको कहते हैं प्राइमरी लाइजोसोम। अब आप देखें, जब मैंने इसको इंटर यहाँ पे किया था तो मैंने सिर्फ ब्लू कलर का बनाया समझाने के लिए। तो जब ये जैसे जैसे ये गुजरता गया, इसमें थोड़ी चेंजेस आती गई। और जब ये मैच्योर फेज से बडीड ऑफ हुआ, तो दरमियान में मैंने ब्लू बनाया और साइड पे मैंने ग्रीन बनाया। ग्रीन बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जब ये आया था तो ये और तरह का था, और जब ये बडीड ऑफ हुआ है तो इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर और तरह की, यानी इसमें कुछ चेंज आया, कुछ मॉडिफिकेशन आई है। ठीक है, कुछ प्रोसेसिंग हुई है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइजोसोम। अब प्राइमरी लाइजोसोम में क्या मौजूद होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और एसिड फास्फेटेज एंजाइम होंगे। अब ये एंजाइम इस्तेमाल करने के काबिल हैं। अब क्या होगा, फर्ज कर लें ये सेल था जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ये सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। अब बाहर से कोई फूड पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल हो रहा है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, या फूड पार्टिकल की जगह कोई बैक्टीरिया भी आप कर सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लें ये कोई बैक्टीरिया या वायरस दाखिल हो रहा है। तो अब इस सेल का अपना इन्वायरमेंट है, ये सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट। तो फूड कह लें या बैक्टीरिया कह लें, सेल के बाहर से आ रहा है, तो ये सेल के लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, सेल का हिस्सा नहीं है। तो ज़ाहिर बात है ये सेल का हिस्सा नहीं है, तो लाइजोसोम जो होंगे वो क्या करेंगे, इसको अपना दुश्मन समझेंगे। तो ये फॉरेन से लाइजोसोम क्या करेंगे, इस फूड पार्टिकल के साथ आके जुड़ जाएंगे। जब लाइजोसोम, प्राइमरी लाइजोसोम और फूड पार्टिकल कह लें या बाहर से आने वाला बैक्टीरिया जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो तब इसको कहना शुरू कर देते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम। ठीक है, अब ये अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है, प्राइमरी लाइजोसोम और सेकेंड लाइजोसोम में डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो अब जब प्राइमरी लाइजोसोम और फूड पार्टिकल कह लें जो सेल के बाहर से अंदर दाखिल हुआ है, या बैक्टीरिया कह लें, जब प्राइमरी लाइजोसोम और बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं, तो तब ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम। अब क्या होगा, जो लाइजोसोम होगा ये अपने एंजाइम खारिज करेगा इस फूड के अंदर या इस बैक्टीरिया के अंदर, और ये जो एंजाइम है एसिड फास्फेटेज है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया या इस फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। और डाइजेशन कैसे होगी, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में
तकसीम करना शुरू कर देंगे। जब ये छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो इस तरीके से इसकी क्या आ जाएगी, डाइजेशन हो जाएगी, ये इसको ख़त्म कर देगी। तो इस तरीके से हर जो सेल है उसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। अब लाइसोसोम जो है ये ऑटोफैगी भी करवाता है। ऑटो का मतलब होता है खुद, फैगी खा जाना, यानी अपने आप को खा जाना या अपने ही सेल के हिस्सों को खा जाना। अब वो उससे मुराद क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ऑटोफैगी से मुराद ये है कि हर ऑर्गेनेली की एक उम्र है। सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेली हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, प्रोटीन, बहुत सारी ऑर्गेनेली दूसरी भी हैं। तो अब फ़र्ज़ कर लें माइटोकॉन्ड्रिया की एक उम्र है कि उसने कुछ अरसे के बाद जब उसकी उम्र हो जाएगी उसकी डेथ हो जानी है। जब उसकी डेथ होगी तो वो जो कह लें कि ओल्ड जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ होगा। तो अब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रॉय उसको कौन करेगा, लाइसोसोम उसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लाइसोसोम अपने ही सेल की ऑर्गेनेली को साथ जुड़ रहा है और उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसका मटेरियल जो है वो रिसाइकल हो जाएगा नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए। लेकिन ऑटोफैगी से मुराद ये होता है कि लाइसोसोम का अपने ही सेल के पुरानी ऑर्गेनेली को डिस्ट्रॉय करना और उसके मटेरियल को रिसाइकल करना, अपने ही सेल की ऑर्गेनेली को खा जाना, ऑटोफैगी कहलाता है। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस हैं, उनमें भी लाइसोसोम जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इमेच्योर ऑर्गेनिज्म को मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से आपने फ्रॉग में देखा होगा, फ्रॉग के अंदर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जिसको हम मेटमॉर्फोसिस कहते हैं, या हम कह लें ये होती है इंसेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इंसेक्ट के अंदर कह लें कि लार्वी होता है, प्यूपा होता है, फिर उससे बनता है अडल्ट। तो अब ये जो स्टेजेस हैं, इस प्यूपा से अडल्ट का बनना जो है ये कौन अडल्ट करवाता है, ये करवाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एंजाइम खारिज करता है और बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके उसको अडल्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आते हैं स्टोरेज डिजीज़। स्टोरेज डिजीज़ नाम से ज़ाहिर है स्टोरेज डिजीज़, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ का नॉर्मल अमाउंट में हद से ज़्यादा स्टोर हो जाना और उस वजह से जो बीमारी होगी उसको हम स्टोरेज डिजीज़ कहेंगे। होता क्या है, होता ये है कि कोई भी जो चीज़ है, खुराक है, कोई भी चीज़ आप कह लें हमारी बॉडी में मौजूद है, उसको तोड़ना, उसको डाइजेशन करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम होता है। अब एंजाइम कौन बनाता है, वो डीएनए बनाता है। अब डीएनए में अगर म्यूटेशन आ जाए तो उससे बनने वाला जो एंजाइम होगा वो ठीक नहीं होगा, या तो वो ठीक नहीं होगा या एंजाइम बन ही नहीं पाएगा। जब वो एंजाइम नहीं बन पाएगा तो वो फूड कह लें जो कि डिस्ट्रॉय होनी थी, जिसकी डाइजेशन होनी था, अब उसकी डाइजेशन नहीं हो पाएगी और वो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। उससे जो बीमारी होगी उसको हम स्टोरेज डिजीज़ कहना शुरू कर देते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 इसकी एग्जांपल है। ग्लाइकोजिनोसिस यानी ग्लाइकोजिन, अब जो हम खुराक खाते हैं उसमें ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजिन में। ग्लाइकोजिन मसल और लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है, एक लिमिट तक स्टोर होती है। जब उस लिमिट से ज़्यादा स्टोर होने लगती है तो एक लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है, वो एंजाइम क्या करता है, उस एक्स्ट्रा ग्लाइकोजिन की तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। वो ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, यानी ग्लाइकोजिन को हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, और जब हद से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो सारी बता वो ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज जो है वो बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा, यानी हद से ज़्यादा ग्लाइकोजिन नहीं बढ़ी। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो डीएनए जिससे ग्लाइकोजिन को तोड़ने वाला एंजाइम बन रहा था, वो डीएनए म्यूटेशन की वजह से ख़राब हो गया, तो उससे बनने वाला जो एंजाइम है वो भी ठीक नहीं होगा, या तो एंजाइम प्रेजेंट ही होगा। अब ग्लाइकोजिन को तोड़ने वाला एंजाइम मौजूद नहीं है, इस वजह से बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर, मसल के अंदर ग्लाइकोजिन हद से ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाएगी और उस वजह से जो डिजीज़ है उसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। ठीक है, इस तरीके से एक और डिजीज़ है टे सैक डिजीज़। टे सैक डिजीज़ में क्या होता है कि लिपिड को तोड़ने वाले जो एंजाइम है वो मौजूद नहीं है। सेम उसी तरीके से कि एक डीएनए है, म्यूटेशन हुई डीएनए के अंदर, और नॉर्मल तौर पे उस डीएनए से बनता था लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। ठीक है, अगर लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बन गया तो वो लिपिड को डिस्ट्रॉय करेगा और लिपिड की हमारी बॉडी में नॉर्मल लिमिट रहेगी। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, डीएनए म्यूटेशन की वजह से लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं बन पाता। जब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं बन पाएगा तो लिपिड की मकदार सेल में बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब एक्स्ट्रा अमाउंट में लिपिड हमारे बॉडी में स्टोर होगा, और मोस्टली जब ये ब्रेन के अंदर स्टोर होता है, यानी उसकी कैटाबॉलिज्म नहीं हो पाती, तोड़ फोड़ नहीं हो पाती, तो वो ब्रेन के सेल के अंदर स्टोर होना शुरू हो
जाता है। और जब एक्स्ट्रा अमाउंट में ब्रेन के अंदर सेल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो ब्रेन के सेल सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, यानी मेंटल रिटार्डेड हो जाएंगे। ऐसा पेशेंट दिमागी तौर पर ठीक नहीं होगा, हम कह लें वो जहनी मरीज़ टाइप हो जाएगा। अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने कभी ना कभी सुना होगा लड़ते हुए झगड़ते हुए या गुस्से से कि इसके दिमाग में चर्बी चढ़ गई है, यानी चर्बी से मराद इसको आप समझ नहीं रहे, इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो टे सैक डिजीज़ ही आप समझ लें कि दिमाग के अंदर लिपिड्स का से ज़्यादा यानी चर्बी का से ज़्यादा बढ़ जाना और दिमाग का ठीक ना होना, ये टे सैक डिजीज़ कहलाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर था लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ही अहम मैंने बताया आपको टॉपिक है, इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, डायग्राम आपने लाजमी करनी है, डायग्राम बहुत अहम है। सोरेट डिजीज़ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ग्लाइकोजेनेसिस और टे सैक डिजीज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और एटोफेगी क्या है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंड लाइसोसोम में फ़र्क क्या है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। या फिर आप जो लाइसोसोम है उसके लफ्जी मतलब आ सकते किसने डिस्कवर किया, ठीक है, ये सारा कुछ आ सकता है। फैगोसाइटोसिस आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।